Hello friends, so today's topic is human resource accounting, benefits versus shortcomings, advantages versus disadvantages. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप लोगों को बता दी, इसके रेलेवेंस बता दिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। भाई कोई भी चीज होती है तो उसके दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइड, क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर हम लोग करेंगे तो उससे ह्यूमन वैल्यूएशन अच्छे से हो पाएगा, ह्यूमन एसेट का वैल्यूएशन अच्छे से हो पाएगा, मैनेजरियल डिसीजन हम लोग अच्छे से ले पाएंगे, प्लस एम्प्लॉइज का उनको भी मोरल बढ़ेगा उनका कि हाँ हमारी भी इस फॉर्म में कोई वैल्यू है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी अगर बात करें तो अभी तक ये क्यों नहीं, HRA is yet to be gain momentum in India due to certain difficulties. What are those difficulties? Those difficulties was there was no universal method. There was no universal method. कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं था जहां पे हम ये कह सकें कि हाँ इस मेथड पे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कर सकते हैं, या अभी तक कोई ऐसे प्रोविजंस भी नहीं बने। अगर कंपनी एक्ट की बात करें 2013 में जो आया उसमें भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हमको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी ही करनी है। तो दोनों ही बातें हैं, पॉजिटिव साइड भी है इसका, नेगेटिव साइड भी है। सो लेट्स डिस्कस, फोकस है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो पहला बेनिफिट इसका होता है मैनेजरियल डिसीजन कैन बी इम्प्रूव्ड, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, कि मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेना है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर हमारे पास पूरा एक उसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन है तो उससे हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। असिस्ट मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट मेथड्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमको क्या मदद मिलती है इसमें कि जो भी हम सैलरी एम्प्लॉय को देनी है, एम्प्लॉय को वेजेस देनी है, अगर हमें हर एम्प्लॉय के बारे में पता होगी, हर एम्प्लॉय के हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड पता है कि इसके क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसके बैड क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज पता है, तो उस हिसाब से हम वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ये डिस्ट्रीब्यूट उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस सिस्टम इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। दिस सिस्टम इंक्रीजेस, HRA सिस्टम इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। कैसे इंक्रीज करता है? बिकॉज ह्यूमन टैलेंट स्किल्स डिवोशंस आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल एसेट्स। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो भी स्किल्स हैं, उनका जो डिवोशन है हमारे प्रति, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, यानी कि उनका जो लॉयल्टी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या उनके जो टैलेंट हैं उनको जब हम वैल्यूएबल एसेट्स कंसीडर करते हैं उस केस में हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल बूस्ट होता है और उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन मिसयूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय सुपीरियर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत मिसयूज हो जाता है, तो वो मिसयूज कई बार क्या होता है कि कंपनी के ओनर तक ही नहीं पहुंच पाता है, कि बीच में जो हमारे मैनेजर्स हैं या सब ऑर्डिनेट्स हैं खाली वही मिसयूज करते हैं या उनको ठीक से प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा, जब सारी चीजें हमको पता होंगी तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मिसयूज नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट आता है इट हेल्प्स इंडिविजुअल एम्प्लॉइज फॉर प्रमोशन एंड अदर बेनिफिट्स, कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर एम्प्लॉय के टर्म्स, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो भी हमारा वर्कर काम कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे क्या होता है कि उसको एक अच्छा प्रमोशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, कि जब उसके हमारे स्किल्स की बात है, हमने देखा ये एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, एक एम्प्लॉय है हमारे, बहुत अच्छे डेवोटी एम्प्लॉय है, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, स्किल्स बहुत अच्छी, टैलेंट बहुत है, बट अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। जब एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो प्रमोशन उनको अच्छे से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके शॉर्टकमिंग्स की। पहला शॉर्टकमिंग है in spite of various necessities of human resources, the tax laws do not recognize human beings as an asset. टैक्स लॉज जितने भी बने वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग को एसेट नहीं मानते हैं। अच्छा ठीक। दूसरा है लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। लाइफ स्पैन तो हमारी अनसर्टेन है, आज जिंदा है तो कल मर भी सकते हैं, तो उस केस में वैल्यूएशन ह्यूमन एसेट का करना ठीक नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन चीजों का वैल्यूएशन नहीं करा जाता है। अच्छा, दूसरा एक शॉर्टकमिंग और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड। कोई भी, मैंने पहले ही बताया फिर बता रहा हूं कि कोई एक ऐसा मेथड अभी तक की हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस मेथड से हमको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी है। ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है हमारा। इट इज बिलीव दैट ह्यूमन एसेट डू नॉट डेप्रिशिएट। लोगों का मानना है इस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, हमने कहा कि जितने भी ह्यूमन एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ एप्रिशिएट करते हैं। ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कई फॉर्म्स में क्या होता है ये प्रूफ नहीं हुआ है। कई बार एम्प्लॉय शुरू में अच्छा काम करता है, जब उसको प्रमोशन मिल जाएगा, बाद में ऊपर अच्छे लेवल पे पहुंचे, वो काम करना बंद कर देता है। जैसे एग्जांपल तो सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, सरकारी नौकरी वाले शुरू में जब तक कि परमानेंट नहीं होते तब तक काम अच्छे से करेंगे, जैसे ही परमानेंट होते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अच्छा, और मेथड्स ऑफ HRA आर बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। जितने भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है अभी तक ये पूरी
किस पे बेस्ड है, एजम्पशंस पे बेस्ड है, और एजम्पशन हमारे कभी भी गलत हो सकते हैं। तो ये एक कई इसकी शॉर्टकमिंग्स थे जिसकी वजह से हमारा ये अभी तक की इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया है। और अगर बात करें जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग है उसमें अभी तक की जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसका कंप्लायंस यहाँ नहीं है, उससे मैच नहीं खाते हैं ये एचआरए। तो ये हमारे बेसिक डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से अभी तक की एचआरए को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। So we will discuss about HRA in India. As far as the statutory requirements go, Companies Act do not demand furnishing of human resource accounting in the books of accounts, and Institute of Chartered Accountants also do not demand such information in their financial statements of the companies. But still there are few companies in India that value their human resources. So we will discuss about those companies. What are the names of those companies? So first company is Infosys. Second is Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL. Steel Authority of India Limited, SAIL. देखिए ये दोनों नाम याद करने में भी आसानी होगी, BHEL, SAIL ऐसे याद हो रहा है। Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited, MMTC. Southern Petrochemicals Industries Corporation of India, SPIC, SPIC. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड एंड सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी है सीमेंट की, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज एंड सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेचुरल गैस कमीशन एक्सेट्रा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां जिनके मैंने नाम आप लोग को बताया। एग्जाम में मान लीजिए एचआरए पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग इन केस पूछा गया तो आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग। कुछ केमिकल्स की कंपनी है यहाँ पे, कुछ स्टील अथॉरिटीज की कंपनी है, कुछ यहाँ पे इन्फोसिस अगर जैसे ये हैवी इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है हमारी, इन कंपनीज के नाम आप लोग लिख सकते हैं आराम से, अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इन केस एचआरए पे नहीं भी ये पूछा जाता कि इंडिया में क्या पोजीशन है एचआरए की, तो भी अगर आप ये लिख देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही मार्क्स वहां पे आप गेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एचआरए का एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एचआरए के मॉडल्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।